अधिकांश नेता विपक्ष के जेल में डाल दिए गए। वाजपेयी जी जेल में, मैं जेल में, चंद्रशेखर जी जेल में, जयप्रकाश नारायण जेल में, मुरारजी भाई जेल में। मैं आपको बता सकता हूं कि विदेशों में जहां पर भारत के लोकतंत्र की बहुत इज्जत है, वे कभी कभी मिलने आते हैं और उनको मैं जब बताता हूं कि ऐसा समय भी हिंदुस्तान में बीता है जब 19 महीने तक वाजपेयी जी जेल में थे। आगे चल करके जो देश के प्रधानमंत्री बने देवेगौड़ा, वो भी मेरे साथ जेल में थे बेंगलोर में। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, वे भी जेल में थे। तो उनको आश्चर्य होता है कि अच्छा, अजीब बात है, लेकिन हुआ। लेकिन उन 19 महीनों को छोड़ करके हिंदुस्तान एक अच्छा जीवंत लोकतंत्रीय देश रहा है। हर 5 साल बाद जहां पर चुनाव होते रहे हैं और मतदान करके लोग अपने शासन को चुनते रहे हैं। अब मौका आएगा, अभी 26 तारीख को लोकसभा का अधिवेशन, संसद का अधिवेशन समाप्त हुआ, आखिरी दिन था। और तब से लेकर के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब घोषणा होती है चुनाव की तारीखों की। उसमें एक एक मतदाता को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इज्जत पैदा करनी है भारत के लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र की ताकत इसमें है कि जब चुनाव आए तो हरेक मतदाता सूझबूझ के साथ जो सरकार गई है उसके कार्यकलापों का विश्लेषण करके पहला निर्णय यह करे कि क्या इस सरकार को फिर से अवसर देना है या उसकी छुट्टी करनी है। मैं आंध्र में गया था एक बार, तो मैंने एक अपनी स्वर्ण जयंती रथ यात्रा के नहीं सुरक्षा भारत सुरक्षा रथ यात्रा के समय मैंने देखा एक बहुत बड़ी प्रतिमा विशालकाय जमीन पर लेटी हुई दिख रही है। मैंने पूछा अपने साथी से, मैंने कहा कि ये प्रतिमा किसकी है? तो उन्होंने कहा कि ये कुंभकर्ण की प्रतिमा है। मैंने कहा अच्छा, कुंभकर्ण की भी प्रतिमा यहाँ बनाते हैं? कहाँ बनाते हैं, बनाई है उन्होंने। और देखिए उसके ऊपर कैसे लोग चढ़े हुए हैं और ढोल धमाका बजा करके उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कहने आया हूं कि इन 5 सालों में भी यह सरकार निद्राग्रस्त रही है, कुंभकर्ण की तरह सोती रही है। इस आने वाले चुनाव में आप इसका परिणाम इसे दीजिए कि 5 साल और निद्रा करे, आराम करो, कोई बात नहीं। हमको सरकार ऐसी चाहिए जैसी आपने मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार देखी, कितनी देखभाल की, कमजोर की। आखिर तो देश की ताकत इसी में है। देश कितना समृद्ध है, कितना संपन्न है, कितना मजबूत है, कितना उन्नत है, इसकी कसौटी है कि देश में जो कमजोर आदमी है, जो गरीब आदमी है, वह कितना ऊपर उठा है। संविधान बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग, और उनको कोई खुशी खुशी से नहीं लिया था उस समय के प्रधानमंत्री ने। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोगों को पता है कि 47 में आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल पंडित नेहरू ने बनाया। लेकिन उससे पहले भी 1946 में पंडित नेहरू ने पहला मंत्रिमंडल बनाया था जिसको इंटरिम कैबिनेट कहा जाता था, इंटरिम सरकार कहा जाता था। आपको पता है कि इंटरिम सरकार में डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे और इसीलिए जब 47 में भारत को आजादी मिली और व्यवस्थित रूप से भारत का प्रथम मंत्रिमंडल बनने लगा और इनके पास पंडित नेहरू का निमंत्रण गया, तो इतिहास बताता है, उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है, मैं चकित हुआ कि मुझे कैसे बुलाया है, क्यों बुलाया है, आखिर तो अंतरिम सरकार में मुझे नहीं लिया था। और फिर पता लगा कि
उस समय के नेता भले पंडित नेहरू होंगे कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस में होते हुए भी वो महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करते थे, उनका आदर करते थे। और महात्मा गांधी ने उन्हें बुला करके कहा कि देखो पंडित जी, आप भारत अब आजाद हो गया और पहला पहला काम स्वतंत्र भारत के सामने होगा भारत का संविधान बनाना। और यह काम करने के लिए मैं तुमको सुझाव देता हूं कि केवल कांग्रेस के लोगों को मंत्रिमंडल में मत लो, ऐसे देशभक्तों को मंत्रिमंडल में लो कि जिनकी सूझबूझ है भारत की उन्नति के बारे में। और कांग्रेस महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने 2 व्यक्ति अपने मंत्रिमंडल में जोड़े। उन दोनों के बारे में मैं गर्व करता हूं कि उनके जुड़ने के कारण भारत का संविधान इतना बढ़िया बना। और वो 2 व्यक्ति थे, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये 2 व्यक्ति थे जो जीवन भर कांग्रेस के आलोचक रहे। व्यक्तिगत रूप से तो डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी के आलोचक रहे, लेकिन दोनों को लिया और दोनों ने, खास करके डॉक्टर अंबेडकर ने और काफी मात्रा में डॉक्टर मुखर्जी ने भी संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। और भारत आज एक लोकतंत्रीय देश है, इसके कारण इसकी इज्जत है। उसका एक प्रमुख श्रेय किसी को दिया जाएगा तो डॉक्टर अंबेडकर को दिया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को चुनाव पहला हुआ, आपको पता है, पहले ही चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर नहीं जीत पाए। महाराष्ट्र से खड़े हुए थे और कांग्रेस पार्टी ने हरा दिया उनको, हार गए। सारे जो दल के अलग अलग विरोधी दलों के नेता थे, उनमें से प्रैक्टिकली कोई नहीं जीत पाया। अकेले जीत पाए तो डॉक्टर मुखर्जी जीत पाए अकेले, बाकी कोई जीत नहीं पाया, प्राय हार गए। लेकिन मैं इस बात का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि इन दिनों में मुझे एक प्रसंग का उल्लेख करने का अवसर आया। एनडीए की सरकार चल रही थी, उस समय बेनजीर भुट्टो, जो पहले कभी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही और भारत की बड़ी आलोचना करती थी, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे करके उनका रवैया बदला। मुझसे कई बार मिलना हुआ और एनडीए की सरकार के समय वो दिल्ली आई थी और दिल्ली में आई थी तो मेरे यहां पर भोजन के लिए आई थी। भोजन के बाद बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि बेनजीर जी, आपने, आपके पिताजी ने, पाकिस्तान के आज के नेताओं ने अंग्रेजों का शासन देखा, मैंने आज के जो भारत के नेता है, भारत की राजनीति में सक्रिय है, उन सबने भी अंग्रेजों का शासन देखा। उनका जो पॉलिटिकल कल्चर था उसका हम पर प्रभाव जरूर पड़ा। क्या कारण है कि पिछले इन 50-55 सालों में भारत एक सफल लोकतंत्र साबित हुआ? आपका देश नहीं हो सका। आपके देश में अधिकांश समय सैनिक शासन रहा। क्या कारण है? उन्होंने कहा, गजवानी जी, मैं 2 कारण देखती हूं, 2 कारण आपको बता सकती हूं। ये 2 कारण है जिनके कारण आपके यहां पर लोकतंत्र सफल हुआ, हमारे यहां पर लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। पहला कारण कि आपकी सेना जो है वो सेना नॉन पॉलिटिकल है। उस सेना के कोई अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है। दूसरा कारण जो मैं देखती हूं वो ये कि आपके जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने कार्यपालिका के अधीन इलेक्शन कमीशन को नहीं किया, कार्यपालिका से इलेक्शन कमीशन को मुक्त रखा, कार्यपालिका के अधीन जुडिशियल